नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम राजेश बादल साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। राजेश भाई, आज आपसे मैं जरा, क्योंकि कल जो संसद भवन में परसों हुआ और उस पे जिस तरह से सरकार का रिएक्शन है, विपक्षी पार्टियों का रिएक्शन है, आम जनमानस का रिएक्शन है, उस पे चर्चा करेंगे। उसके दो पक्ष हैं। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपका ने इतने दिन तक संसद को अपनी नजर से देखा है, बिना कैमरे की नजर के। एक पक्ष है उसकी सुरक्षा का, और इसमें कोई दो राय नहीं कि संसद तो बिल्कुल सुरक्षित होनी चाहिए वहां, ये सब। और उसका एक दूसरा पक्ष है कि संसद बनी क्यों है। संसद इस देश के लोकतंत्र और संविधान को जीवित रखने के लिए उसका सबसे बड़ा मंदिर है, उसकी रूह है। तो हम लोग दोनों पक्ष की बात करेंगे। पहले उसके टेक्निकल पक्ष की कि भाई ये चूक कैसे हुई, ये चूक होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, कौन जिम्मेदार है। ओम बिरला जी कह रहे हैं सिक्योरिटी स्टाफ है, कोई कह रहा है कि जिस सांसद ने उनको रिकमेंड किया एज पर रूल, वो कल रूल निकला है, उसमें सांसद को ये डिक्लेरेशन देना होता है कि मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, इनके एक्शन की भी जिम्मेदारी है, इस तरह। तो इसको दो पक्ष में करेंगे। पहले ये चूक कहां हुई और दूसरी बात पर रूह की बात बाद में करेंगे। पहले शरीर की बात कर लें। जी, धन्यवाद आनंद जी। ये बात बिल्कुल सही है कि जो घटना हुई है संसद में, और मतलब आजाद भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कुछ ये उसको अलग ढंग से देखने की जरूरत है। एक हादसा हम भुगत चुके हैं 22 साल पहले, और हमने देखा था कि उस संसद पर उस हमले में विदेशी हाथ था, और उसके बाद उसमें हमारा कई लोग शहीद हुए थे। और उसके बाद जब जांच कमेटी बैठी थी आनंद जी, तो उस जांच कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट भी पेश की थी। और दरअसल ये वही दौर था जब हमें लगता था कि क्या हो रहा है, एक के बाद एक दनादन हमले हो रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि देशवासियों का मोराल तोड़ने के लिए, उनको कुछ एक निराश करने के लिए भी कई बार ऐसे कुछ तत्व हैं वो इसका फायदा उठाते हैं। अब आपको याद होगा कि उस समय 2000, जब 22 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनडीए सरकार थी, और उस समय आपको ये देखिए कारगिल कांड हुआ। कारगिल में कुछ लोग घुस आए, हमारे यहाँ अंदर घुस आए, हमने उनको मार के भगाया, और हम फिर बाद में हमने एक तरह से अपने आप को विजेता माना। चोर को भगाना में बहुत कोई पराक्रम की बात नहीं है, लेकिन उस भगाने में सचमुच में अफसोस की बात यह है कि इतने वीर हमारे शहीद हुए कि थोड़ा सा दुख होता है। कांधार कांड एक हुआ था जो भारत के इतिहास का एक शर्मनाक कांड है। हमारे विमान का अपहरण हुआ, अफगानिस्तान ले गए, वहां पे जो हुआ आप सब जानते हैं। लाल किले पर हमला भी उन्हीं दिनों हुआ था। गुजरात में अक्षरधाम हमला उन्हीं दिनों हुआ था। और संसद तो देखिए हमारे लोकतंत्र की सर्वोच्च पंचायत है, तो पंचायत पर भी हमला हुआ था। और उन्होंने जो दिन चुना था, क्या ये महज संयोग समझा जाए, या इसमें कोई चीज देखी जाए कि जो ये दूसरी घटना हुई इतने वर्षों के बाद, वो भी उसी दिन हुई, उसी तारीख को हुई जिस दिन हमला हुआ था। ठीक है कि इसमें कोई इरादा मोटे तौर पर अगर हम देखें तो ऐसा नहीं लगता कि जान माल का कोई इरादा था, ना कुछ था। लेकिन फिर भी मुझे ये तो कहना होगा कि कुछ अंतर संबंध घटनाओं में होता है। पहला अंतर संबंध, जैसे आपने कहा कि सुरक्षा की चूक कहाँ हुई। संसद में देखिए त्रिस्तरीय सुरक्षा है और तगड़ी सुरक्षा है। तगड़ी सुरक्षा के बाद भी ये जो लोग हैं गए और अपने पैरों में, जूतों में वो एक स्प्रे, खास किस्म का स्प्रे ले गए, और वो उन्होंने वहां पे हाउस में फैलाया। अब देखिए उस स्प्रे में भी हो सकता है वो रंगीन धुआं हो, कोई जहरीला केमिकल ना रहा हो, लेकिन अगर वो जहरीला केमिकल होता तब तो ये बहुत बड़े हादसे में तब्दील हो जाता। आखिर गैस कांड जो हुआ था भोपाल का, उसमें हमने हजारों लोगों को खोया था। तो अब पहली मैं ये समझता हूं कि चूक उस स्तर पर हुई कि एक तो सांसद जो होता है, सांसद का प्रवेश पत्र लेके
वो अंदर पास बनवाने गए, एक सिफारिशी पत्र लेके। सांसद का पत्र होने का मतलब यह है कि वो इनको जानता है, पहचानता है, ये लोग ट्रस्टेड हैं, भारतीय हैं, लोकतंत्र में उनकी आस्था है और इनसे किसी किस्म का संसद को कोई खतरा नहीं है। ये हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो सांसद रिकमेंड करता है तो ये वो उसकी अपनी नैतिक और निजी जिम्मेदारी है। तो एक मैसूर के जो जैसा सब बात में अभी तक आया है कि एक सांसद थे, बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने रिकमेंड किया था, तो पहले स्तर पर तो पड़ताल जो उनके लेवल पे होनी चाहिए थी नहीं हुई। दूसरे लेवल पे देखिए क्या होता है कि जैसे ही आप एंटर करते हैं पार्लियामेंट में, कभी आप गए भी होंगे कई बार, तो जैसे मान लीजिए कि कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से किसी को रिकमेंड कर दे, या होम मिनिस्टर अमित शाह के ऑफिस से कोई रिकमेंड कर दे, या आर्मी चीफ के यहाँ से कोई रिकमेंड कर दे, तो सुरक्षा कर्मी भी देख के जो है भाई रेफरेंस सब रहता है उसमें। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि दूसरी चूक सुरक्षा के लेवल पे वहां हुई कि देखा नहीं गया, जांचा नहीं गया, तो ये नहीं हुई। तीसरी चूक, आप और हम जाते हैं एयरपोर्ट पे, जाते हैं, जूते और बेल्ट तक उतरवा लिए जाते हैं। देखिए वही सुरक्षा बल है जो यहाँ तैनात है, वही सुरक्षा के मापदंड भी वही हैं, लेकिन देखिए एयरपोर्ट पर आप जाते हैं तो आपकी कितनी बारीक स्कैनिंग होती है। मुझे ऐसा लगता है कि तीसरी चूक यहां हुई कि वो बारीक स्कैनिंग नहीं हुई, और वो बारीक स्कैनिंग होती तो वो धुआं वाला जो पदार्थ है वो पकड़ में आता, और भी कुछ चीजें हो सकता है मिल सकती हैं, अभी तो ये नहीं पता ना कि हाँ उनके पास और क्या क्या था। तो अगर वही सुरक्षा बल उसी उपकरणों के जरिए एयरपोर्ट में हम देखते हैं, तो एयरपोर्ट वाली संवेदनशीलता सुरक्षा के मामलों में यहां नहीं दिखाई दी। ये मुझे लगता है ये चूक है। अब ऐसी ही कुछ सुरक्षा की जो कमजोरियां थी तब हुई थी, और इसीलिए वो हमला हुआ था 22 साल पहले का। तो इसके बाद इस घटना की जांच हुई थी, संसद की कमेटी ने जांच की थी और अपनी सिफारिशें दी थी, और तब उसने कहा था कि सुरक्षा के लिए, संसद की सुरक्षा के लिए हमको बहुत सारे स्तरों पे काम करने की जरूरत है, मैन पावर को ट्रेनिंग की जरूरत है, अब अधिकारियों को ट्रेंड करने की जरूरत है, अब उपकरण आधुनिक होने चाहिए, तंत्र आधुनिक होना चाहिए, ताकि परिंदा भी, अननोन परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन अब देखिए कि ज्यादा समय नहीं हुआ, 20-22 साल में फिर ये चूक हुई, और मैं कह सकता हूं आनंद जी कि उसमें जो रिकमेंडेशंस थी जांच कमेटी की, शायद उन पर बहुत गंभीरता से, संवेदनशीलता से ध्यान नहीं दिया गया। अगर ये ध्यान दिया गया होता तो शायद ये घटना नहीं होती। जी ठीक है। मैं राजेश भाई, मैं इसको एक ढंग से और देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए ऐसा है कि ये एक सुरक्षा चूक हुई दुनिया में हर जगह, मतलब इजराइल अगर चूक रहा है, अगर सब लोग चूक रहे हैं, तो ये तो आप जितना मॉडर्न होते जाएंगे ये चूक होने को आप कभी भी फुल प्रूफ नहीं कर सकते हैं। मुझे एक और समझ में आता है कि ये भी जरूरी है कि ये इन इन लड़कों ने, बच्चों ने, अपराधियों ने, देशद्रोहियों, उनको जो नाम लेना चाहिए, आप अपने हिसाब से हर आदमी उनका नाम ले रहा है, इन्होंने किया क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल में वो ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है, हम और आप जहां पे हैं ये जानने के लिए कि जो अभी उन्होंने कहा है, उनका स्टेटमेंट कल का आया है, मैं देख रहा था, पुलिस के द्वारा मतलब माध्यम रिलीज हुआ है, उसमें उनका कहना था कि उनको 13 तारीख उन्होंने कोई प्री प्लान नहीं किया था जैसा हम सब लोग मान रहे थे। उनका कहना था उनका ओरिजिनल प्लान 14 का था, उन्होंने एप्लीकेशन उनसे रिक्वेस्ट की थी, 13 को एकदम से आ गया इनका पास, तो इन्होंने कहा 13 ही को चल दिए, और उनका एक साथी भी पहुंच नहीं पाया था, ये भी उन्होंने बताया है। दूसरा जो उनके पास, जो उन्होंने वहां नारे लगाए, उन्होंने नारे लगाए तानाशाही नहीं चलेगी। तो क्या इस देश के 4-5-6 बच्चों को जो देश के अलग अलग जगह पे हैं, उसको भी हम लोगों को बात करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। उनका तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय, जय भीम, जय भारत। और जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो, जिसके थ्रू ये मिले हैं, वो सब एक दूसरे को नहीं जानते थे, 1.5 साल से मिले हैं। वो क्या फैन ऑफ भगत सिंह या कुछ, भगत सिंह के नाम पे उन लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, और वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, कोई इस तरह का नहीं है। उनका एक ही कॉमन फैक्टर सब में है कि सब नौकरी की तलाश में।
तो मैं थोड़ा इस पे भी करूंगा, क्योंकि एक कॉज ये भी है, आप कुछ कर लिया, अगर नौकरी नहीं होगी तो ये मैनिफेस्टेशन है उस समस्या का। तो मैं थोड़ा इस पे भी आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, मेरी मान्यता ये है कि हालांकि अभी चूंकि जांच चल रही है, सारा मामला जांच के दायरे में है और अभी हम कह नहीं सकते कि इसके तार कहाँ जुड़ते हैं। उन्होंने दिन संयोग से वही दिन चुन लिया जिस दिन पार्लियामेंट का अटैक हुआ था। उन्होंने उसके बाद ये संयोग, क्या ये भी संयोग है कि जो वो पन्नू है आतंकवादी, उसने उनको 10 लाख डॉलर की मदद का ऐलान किया है, लीगल एड का ऐलान किया। तो और इन दोनों घटनाओं के पीछे अगर तार देखते हैं तो जो खालिस्तान आंदोलन है उसके पीछे पाकिस्तान का भी हाथ हमें पता है क्या है, और जो पहले वाला मामला था वो तो सुरक्षा में जो चूक हुई थी वो तो था ही पाकिस्तान का। तो अभी हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि इनके तार कहीं जुड़ नहीं रहे थे, लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, परिस्थिति जन्य साक्ष्य जिसको हम कहते हैं, उन बच्चों ने जो भगत सिंह ब्रिगेड के या भगत सिंह के नाम से बने किसी संगठन के सदस्य थे, उन दो लोगों ने देखिए कि मोडुस ऑपरेंडी जो उनका था वो भी वही था। भगत सिंह ने क्या कहा था? भगत सिंह ने भी यही एक सहारा लिया था पार्लियामेंट में, असेंबली में जब उन्होंने पर्चे फेंके तो एक छोटा सा पटाखा धमाके वाला, जिससे कि कोई एक चिड़िया भी नहीं, मक्खी भी नहीं मर सकती थी उसमें, लेकिन उन्होंने जो पर्चा फेंका था उसमें लिखा हुआ था कि बहरों को सुनाने के लिए बड़े शोर की आवश्यकता होती है। तो मारने का इरादा उसमें किसी को नहीं था, लेकिन अपनी बात वो कम्युनिकेट करना चाहते थे। तो ये हमारे लोकतांत्रिक सेहत को देखते हुए मुझे लगता है अगर ये बात उनकी सही है, शायद बहुत अब उस स्टेज में पहुंच गई है जहां उसको लगता है कि कोई समाधान है ही नहीं। अब 10 वर्षों का रिकॉर्ड देखिए, राज्य में, केंद्र में बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी के आंकड़े भयावह हैं, बढ़ रही है। अधिनायक शासन में अधिनायकवाद की प्रवृत्ति पनप रही है, सियासत में हम देखते हैं कि वही प्रवृत्ति पनप रही है। तो अगर ऐसी स्थितियां हैं कि हमारी संवैधानिक लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा है, अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, सांप्रदायिक सद्भाव में गिरावट आई है, तो अगर ऐसी कोई उन स्थितियों को लेकर के इन नौजवानों ने किसी भावावेश में आके या आवेग में आके कोई अपनी समस्या का ध्यान आकर्षण करने के लिए ऐसा किया, तो फिर मुझे लगता है कि उस जांच की दिशा फिर उस तरफ हो जाएगी। तो ये, लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि एक लोकतांत्रिक सेहत के लिए गंभीर संदेश है कि अब देखिए, नारेबाजी करके, शगुफेबाजी करके, पब्लिसिटी स्टंट के जरिए अब आप लोकतंत्र को नहीं चला सकते। आप हर सरकार को, कोई भी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, वामपंथी हो, समाजवादी हो, क्योंकि इस देश का संविधान ही सभी दलों को इजाजत देता है। तो सरकार कोई भी हो, अब ये इतिहास ने भारत को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जिस बिंदु पर यह सोचने की जरूरत है कि वास्तव में कोई सरकार काम करके जीतेगी चुनाव या बिना काम किए जीतेगी। आप मुहावरों से, लोक लुभावन नारों से, मुफ्त पैसे बांटकर ऐसे सरकार चुनाव नहीं जीत सकती। आपको बेरोजगारी, सबसे बड़ा जो हमारा अभिशाप है आज की तारीख में इस देश के लिए, बेरोजगारी से निपटना पड़ेगा। दुर्भाग्य की बात यह है आनंद जी की वो एक ऐसी किंकर्तव्य विमूढ़ता आ गई है कि सरकारें भी नहीं, मुझे लग रहा है कि उनको समझ में आ रहा है कि बेरोजगारी कैसे दूर करना है। आप देखिए, अत्याचार, क्राइम रेशियो, ये तमाम लेवल पे हम देखते हैं, बढ़ता हुआ देखते हैं। सामाजिक बिखराव, सामाजिक सद्भाव का ताना बाना बिखर रहा है। तो उस दिशा में काम करने की जरूरत है। और अगर इस भावना के तहत उन बच्चों ने ये सरकार को सुनाने के लिए अपनी बात रखी है, तो तरीका हो सकता है उनका गलत हो, क्योंकि देखिए भगत सिंह का तरीका गुलाम हिंदुस्तान में था, अब आजाद हिंदुस्तान में है जहां असहमति का पूरा सम्मान होना चाहिए लोकतांत्रिक प्रणाली में, विरोध का सम्मान होना चाहिए, आंदोलनों का सम्मान होना चाहिए। अब अगर ये कदम तो तभी कोई जवान
नौजवान उठाता है, जबकि उसको लगता है कि उसके सारे दरवाजे अपनी अभिव्यक्ति के लिए बंद हो गए। तो मुझे लगता है कि हमारे देश के सिस्टम के लिए एक चुनौती है, पक्ष के लिए भी, प्रतिपक्ष के लिए, सरकारों के लिए भी और विपक्ष में बैठी सरकारों के लिए भी, और जो दूसरे प्रदेशों में काम कर रही सरकारें उनके लिए भी। ये आने वाले दिन बड़े संकेत दे रहे हैं। मैं राजू भाई एक और प्रश्न करके फिर इसको हम लोग, मुझे एक चीज जरा और नहीं समझ में आ रही। देखिए, उन लोगों ने गलत की और देश का जो कानून है और जो भी सिक्योरिटी की जो ड्रिल है उसके हिसाब से उनके ऊपर बिल्कुल ट्रायल होना चाहिए, उनको सजा भी मिलनी चाहिए, जो भी है। इसको दो तरह से, लेकिन एक तरह से और देखने का, ये जो यूएपीए लगा देना उनके ऊपर, ये कहीं ना कहीं उस माइंडसेट को भी दिखाती है कि अगर जरा भी डिसेंट है तो हम सुनने को नहीं तैयार। क्योंकि यूएपीए लगाने का जो मुख्य बताया जा रहा है कि उन्होंने शायद प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कुछ पोस्टर बनाए थे जिसमें उन्होंने लिखा था कि लापता है। अब ये अभिव्यक्ति हो सकती है, आप मीडिया से हैं, मैं मीडिया, लोगों ने कई बार पहले पेज पे कुछ नहीं लिखा है और वो भी अपना एक कम्युनिकेशन का ढंग होता है। लापता है ये बहुत कॉमन चीज है कि एमपी और एमएलए के कंस्टिट्यूंसी में जब लोग गुस्सा हो जाते हैं तो वहां लिखते हैं अपने उसका कि लापता है। अब इस वाले उस पे अगर आप यूएपीए लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये जो इस स्वतंत्रता की बात है, ये सब सेफ्टी वैल्व हैं इस लोकतंत्र के। आप उस सेफ्टी वैल्व को अगर खत्म करते जाएंगे तो वो जो ज्यादा बड़ा आप एक दिक्कत पैदा कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं थोड़ा इस पे भी चाहूंगा। दूसरा, जिस तरह से कल न प्रधानमंत्री सदन में आए, न गृह मंत्री सदन में आए, और 14-15 सांसदों को आप क्या चला रहे हैं भाई? आपको स्कूल चला रहे हैं कि वहां बच्चों को आप लाइन से बाहर निकाल देंगे? और धनखड़ जी कोई चुन के नहीं आए हैं, धनखड़ जी केवल और केवल सरकार के मतलब रिकमेंडेशन से आए हैं। उनका व्यवहार कैसा हो रहा था कल? मैं थोड़ा इस पे, इन दोनों चीजों पे आपसे को चाहूंगा, यूएपीए लगाना और जो सांसदों को जिस ढंग से बर्खास्त किया गया है वो मैं समझना चाहूंगा। यह एक आनंद जी बड़ा अजीब सा ट्रेंड है दोनों जो देखने को मिल रहा है। अजीब सा इसलिए कि एक डेमोक्रेटिक ढांचे में जब कोई अपराध होता है तो भारत की पुलिस, जो प्रादेशिक पुलिस है, वो प्राइमा फेसी अपनी जांच करती है। पुलिस मैनुअल में ये लिखा हुआ है कि पुलिस अपनी जांच का तरीका कैसे अख्तियार करेगी। वो जांच करती है, प्राइमा फेसी जांच करती है, उसके बाद फिर ये परीक्षण करती है लीगल नजरिए से कि कौन सी धारा उसमें लगती है। आपकी धारा सुई की लगती है, आप अगर तलवार की धारा लगा देंगे तो ये ठीक नहीं होगा। और ये वो एजेंसी करे जो खुद ही जांच करके तय करती है कि कौन सी धारा लगती है। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। उदाहरण ये है कि आपने बीते दिनों देखा होगा कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के जो समर्थक थे, उन्होंने एक आदिवासी के चेहरे पर पेशाब की। इससे उनकी भारी बदनामी हुई, सरकार की बदनामी हुई, और मुख्यमंत्री निवास से वहां फोन गया कलेक्टर को और एसपी को, जरा देखो इसको ठीक करो और इसको निपटाओ, इसको क्या है इस तरह की बात। अब उसके बाद जो उन पर धाराएं लगाई गई, वो धाराएं वो थी जो वहां कोर्ट में ठहरने वाली थी ही नहीं। उन पर देशद्रोही होने का की धारा लगा दी गई। अब बताइए, इस मामले में देशद्रोह का आरोप तो बनता नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि पुलिस अपने राजनीतिक आकाओं को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसी चस्पा कर देती है, कुछ ऐसी सख्त धाराओं को जिनको लेकर के वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये वो भी जानती होती है कि इस धारा से कुछ होने वाला है नहीं, प्रमाणित कुछ होगा नहीं, तो छूट तो जाना ही है। तो ये प्रवृत्ति अब आ रही है कि मामला गंभीर हो, जिस धारा के अनुकूल हो, जो चरित्र हो उस अपराध का, उसके मुताबिक आप धारा लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो ये एक प्रयोग जो हो रहा है कुछ राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए, ये प्रयोग बड़ा नुकसानदेह होगा, क्योंकि अंततः कोर्ट में जाने के बाद ये सारे मामले खारिज हो जाएंगे। तो इसका अर्थ यह है कि जो लोग छूट जाएंगे, इसका मतलब उन्होंने कुछ किया ही नहीं। आप एक दूसरे नजर से सोचिए ना, तो एक, क्योंकि वो धारा, जो अपराध है उनका और जो धारा लगी है उनमें मेल नहीं है, तो इस नाते वो छूट जाते हैं। तो फिर कहा जाता है कि भाई देखो अपराधी छूट गए।
राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जो हमारे इस देश की हैं, उन्होंने क्या चिंता प्रकट की थी राष्ट्रपति बनने के बाद? उन्होंने यही चिंता प्रकट की थी कि हमारे देश में अपराधी तो जो है बाहर घूम रहे हैं और संत मतलब जो निर्दोष हैं वो जेल में वर्षों से बीत रहे हैं। तो ये समूची न्याय और सुरक्षा और जांच प्रणाली और जांच एजेंसियों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करने वाली है। जी जी जी। मैं बस चलते चलते एक बात इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से वो है। मुझे ऐसा लगता है कि कल मैंने राजकुमार जैन साहब को बुलाया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पुराने प्रेसिडेंट थे, फिर ये स्टूडेंट यूनियन रहे, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यापक रहे। उन्होंने भी ये काम किया था। उन्होंने भी आज से 40 साल पहले संसद में उन्होंने पर्चे फेंके थे और उनको भी तिहाड़ भेजा गया था। मैं और लोगों को जानता हूं, इंद्रदेव सिंह लखनऊ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे, उसके बाद उन्होंने जाके भी संसद में पर्चे फेंके थे। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सब काम किए हैं, लेकिन किसी को शाम तक संसद में बिठा के रखा गया, किसी तो उसको सुबह तक थाने से छोड़ दिया गया, और इनको शायद सबसे ज्यादा 2 या 3 दिन राजकुमार जैन को तिहाड़ में तन्हाई में रख के फिर छोड़ दिया गया। और ये कहे कि जब मैं बाहर निकला तो मैं हीरो जैसे था भाई, मतलब मुझे लेने 15-20 लोग आए हुए थे कि भाई लोकतंत्र की आप रक्षा कर रहे हैं, इन लोगों को आप अपराधी बना रहे हैं। और मुझे जो जो कष्ट है जिस बात का राजेश भाई, उसमें से एक लड़की MA, MPhil, MEd और वो एक टेस्ट जो होता है शायद वो नेशनल एंट्री टेस्ट या क्या, उसको क्लियर की हुई है। अगर रोजगार नहीं है वो क्या करे घर में? उसमें से एक लड़का जो आप कह रहे हैं जो मैसूर का है, उसकी पहले नौकरी लगी थी, आज अब नौकरी नहीं है। मैं सिर्फ अंतिम चीज पूछ लूं, क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो भी वो बच्चे थे, वो बच्चे हमारे और आपके घर में भी घूम रहे हैं? वो मेरा लड़का, मेरा भतीजा, मेरा भांजा, मेरी भांजी, मेरे भतीजी भी उसी के आसपास घूम रहे हैं, और ये उनकी एक समस्या है जिसको एड्रेस करना पड़ेगा इस देश को। आपने बहुत नब्ज पे हाथ रखा है आनंद जी। यही तो बात है। आप हम तब गर्व करते जी हैं जब हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे जवान देश है। तो जवान देश कोई, भारत की उम्र तो बहुत पुरानी है। जवान देश होने का मतलब यह है कि इस देश में इन दिनों जवानों की आबादी संसार के किसी भी देश से अधिक है। करीब करीब 40 करोड़ नौजवान यहाँ रहते हैं। तो 40 करोड़ नौजवानों की समस्या क्या होती है? हम सब अपनी नौजवानी के दौर से गुजर चुके हैं और हमें मालूम है कि जब आदमी जवान होता है तो उसकी पहली चिंता ये होती है कि उसको अपनी प्रतिभा के मुताबिक, अपनी दिलचस्पी के मुताबिक उस फील्ड में काम मिल जाए, हर हाथ को काम मिल जाए, रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए या अपना धंधा करे जिसमें वो चाहता है। जब वो नहीं मिलता, वही तो अभी मैंने पिछले उत्तर में कहा था कि देखिए 10 साल में बेरोजगारी का आंकड़ा इतना डराने वाला है आनंद जी कि ये लगता है कि सरकारों के पास, राज्य सरकारों के पास और केंद्र सरकार के पास कोई फॉर्मूला या इससे समस्या के समाधान के लिए कोई उपाय है ही नहीं। तो बड़ा टैलेंट हमारे यहाँ कूट कूट कर है भरा हुआ है। आप देखिए ना कि यूएस की आईटी इंडस्ट्री कौन चला रहा है? भारत के प्रोफेशनल चला रहे हैं। यूरोप में, वेस्ट में डॉक्टर्स देखिए, हिंदुस्तान के डॉक्टर्स जितनी अच्छी वहां अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं प्रतिभा का, उतना तो कहीं और नहीं हम देख पा रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थितियां हैं और नए लोग, जो नए बच्चे हैं, वो करना चाहते हैं तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। अदम ने यूं ही नहीं, अदम ने लिखा था कि आपको अगर याद हो कि जो बदल सकती है दुनिया के मौसम का मिजाज, आज उस नई पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। तो जिस पीढ़ी को लेके जयप्रकाश नारायण ने क्रांति करी और सिस्टम को चैलेंज किया, आज उस पीढ़ी के नौजवान ये हरकत करेंगे। थोड़ा सा ये सोच के दुख होता है आनंद जी कि हमने ये कौन सा लोकतंत्र रचा है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। और अगले हफ्ते, क्योंकि समस्या इतनी है कि आप कहीं पे भी हाथ रख दीजिए, एक कंसर्न है। और मैं दर्शकों से भी आग्रह करूंगा कि आप लोगों को भी अगर इसमें कुछ लगता है तो आप अपने विचार, रिएक्शन जरूर दें, क्योंकि वो भी एक अभिव्यक्ति है और कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कोई ना कोई तो अपनी और हमारी और आपकी आवाज सुनेगा जरूर। थैंक यू सो मच राजेश भाई, थैंक यू।